Hello everyone, very warm welcome to Biological. I hope you guys are doing well and fine. So I am Arpit Chaturvedi and here I am with an important video lecture for your upcoming examinations that are GATE and CSIR NET. So आप अभी देख रहे हैं जल्दी में पॉपुलेशन इकोलॉजी या हम ये कह लें जो हमारा CSIR नेट का एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, जो गेट का एग्जामिनेशन आने वाला है। तो पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा जो कन्वेंशनल टॉपिक्स थे, जो बेसिक कोर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते थे। अभी क्या है, कुछ कन्वेंशनल टॉपिक्स से हट के क्वेश्चन आने लगे हैं हमारे एग्जामिनेशंस में, जिसमें से पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या अच्छी खासी इम्पोर्टेंस रखते हैं इन एग्जामिनेशंस में। इनके कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि देखने समझने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब वहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने निकल के आ रही हैं। ओके, सो बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन बताइएगा मुझे कि कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। सो बात करते हैं सबसे पहले, अगर तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होता है ना। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन के बारे में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन बेसिकली आप किसे कहोगे? पॉपुलेशन आप कहोगे एक स्पीशीज है कोई और उस स्पीशीज का कोई ग्रुप है। ओके, तो बेसिकली कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट लिव टुगेदर इन अ रीजन। तो आपके यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गए कि सेम स्पीशीज हो। ओके, सेम स्पीशीज हो जो कि किसी एक रीजन में रह रहे हो। ठीक है, सेम स्पीशीज का ग्रुप जो कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन में रह रहे हैं उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। और इसी पॉपुलेशन की स्टडी को, यानी कि किसी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन है, उसका किसी दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पॉपुलेशन में कैसी बर्थ हो रही है, मतलब कैसे जो मतलब नंबर है वो कैसे बढ़ रहा है, कैसी डेथ हो रही है। ओके, कैसा इमिग्रेशन हो रहा है कि मतलब कैसे लोग आ रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में, कैसे ऐड हो रहे हैं, कैसा इमिग्रेशन हो रहा है, कैसे बाहर जा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने जो निकल के आ रही हैं, यानी कि इस पॉपुलेशन की डायनेमिक्स, जो इस पॉपुलेशन के बदलाव हैं, इस पॉपुलेशन की डायनेमिक्स की स्टडी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। ओके, इसी पॉपुलेशन की जो डायनेमिक्स है उसकी स्टडी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। बेसिकली जो बदलाव हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, कितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, वक्त के साथ क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, बायोटिक एबायोटिक दोनों ही तरीके के। बायोटिक फैक्टर्स यानी कि कोई आपका जो साथ की स्पीशीज़ हैं वो किस तरीके से फ़र्क डाल रही हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, वो सब। एबायोटिक फैक्टर में हो सकता है कि कोई आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्लाइमेट वेरी कर जाए, कोई ऐसी अचानक से आपदा आ जाए। ठीक है, तो वो सारी एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोक सकते हैं, पॉपुलेशन को रोक सकते हैं। तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी पॉपुलेशन की स्टडी को हम कहते हैं डेमोग्राफी, है ना। इसके साथ साथ दो छोटे से टर्म्स हैं जो अभी जल्दी में मुझे मिले, एक है जेनेट और एक है रेमेट। ये प्लांट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा छोटी छोटी चीज़ें आपको सारी बताने की जो कि ज़्यादातर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं। जेनेट क्या होता है? बेसिकली ये प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जितने भी प्लांट्स एक पॉपुलेशन में सीड से अराइज होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स सीड से अराइज होते हैं उनको कहा जाता है जेनेट। और जितने भी प्लांट्स मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से बनते हैं उनको कहते हैं रेमेट। ठीक है, ये मुझे अच्छी लगी थी चीज़ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ओके, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ आ जाती है कि आप इसको पढ़ोगे कैसे। मतलब आपका ये जो प्रोसेस है जो आपके सामने आ रही है, यानी कि पॉपुलेशन है, इसको आप कैसे पढ़ोगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट होता है, एक छोटी सी टेक्निक है, एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है। और यहाँ से जल्दी में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिले हैं और उसका नाम है मार्क रिकैप्चर मेथड। मतलब
आप किसी एक एरिया में गए हो, आप किसी एक स्पेसिफिक रीजन में गए हो और आप किसी एक स्पीशीज के वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ना चाह रहे हो, तो आप कैसे पढ़ सकते हो, कौन सा ऐसा मेथड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो है मार्क रिकैप्चर मेथड। इस पे न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन भी आए हैं और डायरेक्ट मतलब इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये मार्क रिकैप्चर मेथड क्या कहता है कि आप किसी एक एरिया में गए हो, सपोज ये एक पॉन्ड है जहां आप पहुंचे हो, ठीक है, और इस पॉन्ड में आपको कोई भी स्पीशीज पढ़नी है। मान लीजिए आप वहां पे रोहू फिश के बारे में पढ़ने गए हो, ठीक है, तो आप रैंडमली पूरे पॉन्ड से कहीं से भी रोहू फिश कलेक्ट करोगे, कितनी भी कर सकते हो, 5 कर ली आपने, 10 कर ली, 15 कर ली, जितना आपका मन, ठीक है। तो वो जो 5, 10, 15 आप कलेक्ट करोगे उसको आप मार्क करोगे। अब आप किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हो जैसा आप चाहो, कोई ऐसा स्पेसिफिक मार्कर जिसे आप बाद में पहचान लो, ठीक है। आप उसे मार्क करोगे और फिर आप उन मार्क्ड फिशेस को क्या करोगे, छोड़ दोगे वापस से पॉन्ड में। फिर आप थोड़ा टाइम लोगे फॉर मतलब 2 वीक ले सकते हो आप, 1 महीना ले सकते हो, ताकि आपकी मार्क्ड फिशेस अच्छे से पूरे पॉन्ड में मिल जाए। ऐसा नहीं कि वहीं छोड़ा वहीं पकड़ लिया, नहीं, पूरे पॉन्ड में मिल जाए। उसके बाद आप फिर से उतने समय के बाद रैंडमली पिक करोगे उन्हीं फिशेस को, कौन सी, रोहू को, और फिर आप देखोगे कि कितनी फिशेस मार्क्ड हैं और कितनी अनमार्क्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप टोटल पॉपुलेशन का मार्क रिकैप्चर मेथड यानी कि इसी मेथड के थ्रू एक फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट उनकी पॉपुलेशन को पता करने की कोशिश करोगे। लेकिन ये चीज़ कब करी जा सकती है, जब जो भी स्पीशीज आप इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो वो मोबाइल हो, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि स्पीशीज जिसके बारे में भी आप पढ़ना चाह रहे हो वो मोबाइल होनी चाहिए, है ना। तो आपके सामने कैसा फॉर्मूला निकल के आता है, वो निकल के आता है टोटल पॉपुलेशन, that is n, equals to total individual marked in first sample, multiplied by size of second sample। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यहां से इस छोटे से मतलब फॉर्मूले से क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चन आएंगे। इंडिविजुअल recaptured in second sample। ओके, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें आप क्या करते हो, टोटल पॉपुलेशन आपको देखनी है, यानी कि हम रोहू फिश की टोटल पॉपुलेशन को देखना चाह रहे हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहां से हमने फिश लिए, अब हमने जितने भी मार्क करी 5, 10, 15 वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे, टोटल इंडिविजुअल मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको छोड़ देंगे और उनको मिक्सअप होने देंगे। उसके बाद हम फिर से सेकेंड सैंपल लेंगे। अब सेकेंड सैंपल का जितना भी साइज हो, मान लीजिए हमने 20 ली, 10 ली, उसको हम यहाँ पे लेंगे, 20 सपोज हमने ली, ठीक है। और उस 20 में से कितनी रोहू ऐसी आई जो कि मार्क्ड थी, उसको हम यहाँ पे रखेंगे नीचे, ओके। और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन जो है निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो मोबाइल मतलब स्पीशीज़ हैं, जो मोबाइल ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन का वहाँ पे पता लगाया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो है सर्वाइवरशिप कर्व। ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और ये बिल्कुल भी पूछ के परेशान नहीं हो रहे लोग, बार बार इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि ज़्यादा रिवीजन नहीं रहता। मतलब इसके आप सिर्फ डायग्राम याद रखोगे ना तो आपको सब कुछ याद रहेगा। बेसिकली सर्वाइवरशिप कर्व आपको बताता क्या है? सर्वाइवरशिप कर्व आपको ये बताता है कि जो भी स्पीशीज
इस कर्व को फॉलो कर रहे हैं, या जो भी पॉपुलेशन इस कर्व को फॉलो कर रहे हैं, उनका मतलब जीवन में रहने का ढंग कैसा है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उनकी जिंदगी को सरवाइव करते वक्त जो लाइफ स्ट्रेटजीज हैं वो कैसी हैं, है ना। ये कर्व बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर्व है। ये कुछ इस तरीके का हमको बनता हुआ मिलता है। ऐसे 3 कर्व हमको देखने को मिलते हैं। तो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ओके, सॉरी बार बार बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 हमको यहाँ पे टाइप्स देखने को मिलती हैं, 1, 2 और 3। ओके, टाइप 1, 2 और 3, इसकी एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं एज, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। तो ये कर्व आपको ये बताता है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, या जैसे जैसे एज या दिन बढ़ते हैं किसी भी स्पीशीज में रहने वाले इंडिविजुअल्स के, तो उनका जो सर्वाइवर है, मतलब कितना ज़्यादा स्पीशीज का जो पार्ट है, कितना ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म उस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं वो जिंदा रह पाते हैं। तो टाइप 1 स्पीशीज में आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वो लंबे समय तक जिंदा है, यानी कि एक डेफिनेट एज तक वो जिंदा रह रहे हैं, उसके बाद उनका डिटोरेशन, उनकी डेथ होना शुरू हो रही है। ठीक है। टाइप 3 की अगर हम बात करें तो आप देखिए सर्वाइवल रेट कितना कम है। जैसे ही एज बढ़ना शुरू होती है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, वैसे ही सर्वाइवरशिप कर्व नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि डेथ जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। शुरू सबको एक पॉपुलेशन से हुआ था, और उसके बाद टाइप 1 लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद खत्म होते हैं। टाइप 3 वाले बहुत जल्दी उनकी डेथ जो है वो होने लगती है एज के साथ। और टाइप 2 जो है वो टाइप 1 और 3 के बीच में बिलोंग करते हैं। बेसिकली इन दोनों के इंटरमीडिएट स्पीशीज जो है वो इस टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व को फॉलो करते हैं। अगर हम टाइप 1 और टाइप 3 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टर्म है, या हम ये कह लें, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे टाइप 1 को, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप 1 में हमको क्या देखने को मिलेगा, जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो मरने का रेट है, मॉर्टेलिटी रेट इज लो until near the end of lifespan। ओके, और यहां पे अगर हम टाइप 3 को डिफाइन करना चाहें तो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो हाई है यंग एज पे। मॉर्टेलिटी रेट इज हाई एट यंग एज। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ यहाँ पे आपको याद रखने वाली है, जो कि यहाँ पे बार बार फोकस करके पूछी जाती है, वो है 2 टर्म जो कि इन 1 और 3 को बिलोंग करते हैं। होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी इस धरती पे रहता है, उसका एक मेन मोटिव होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब वो कभी भी, कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा डीएनए, मेरी पॉपुलेशन, मेरी स्पीशीज यहीं पे ख़त्म हो जाए। हर स्पीशीज ये चाहती है कि वो और आगे बढ़े और अपने जो डीएनए है उसको बरकरार रखे, जीनोम को। ठीक है। तो जो टाइप 1 वाले स्पीशीज हैं जिनका मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी लो रहता है शुरू में, लाइफ स्पैन के आखिर तक, वो क्या करते हैं, वो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो टाइप 3 को बिलोंग करते हैं और जिनको पता है कि हमारा सर्वाइवल से रेट है बहुत कम है, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, वो कोशिश करते हैं अपने यंग एज पे ही रिप्रोड्यूस करने की, तुरंत रिप्रोड्यूस करने की। और इनका सर्वाइवरशिप इतना कम होता है, इतनी कम एज पे इनकी जो डेथ है वो होती है इन स्पीशीज की, कि ये अपने जीवन में एक ही बार रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म निकल के हमारे सामने आते हैं। एक है इट्रोपेरस या आइट्रोपेरस, जो आप कहना चाहो, और एक है सेमलपेरस या सेमल पार्टी।
तो जो टाइप 1 वाले स्पीशीज हैं जो कि अपने जीवन में एक से ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको कहा जाता है हेटेरोपेरस, और जो अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको कहा जाता है सेमेलपेरस। ठीक है, ये टाइप 1 और टाइप 3 के लिए यूज़ किया जाता है टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है सर्वाइवरशिप कर्व में, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हमारे सामने चली आती है, दैट इज एज पिरामिड। एज पिरामिड जो है, इससे अभी तक तो कुछ खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हम बात करें एज पिरामिड की, तो ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है ये दिखाने के लिए कि जिस भी पॉपुलेशन की आप स्टडी कर रहे हो उस पॉपुलेशन में किस तरीके के इंडिविजुअल्स, या हम ये कह लें कि वो पॉपुलेशन ग्रोइंग है या डिमिनिशिंग है, या अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या वो खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, किस तरीके की हमको पॉपुलेशन वहाँ पे देखने को मिल रही है, ये चीज़ हमारे सामने निकल के आती है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके की पॉपुलेशन हमको ऐसे देखने को मिलती हैं जिनका हमको ये पिरामिड जैसा बनाना होता है। ठीक है, या हम ये कह लें इसको हम पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा हमारे सामने क्या है भाई इस पिरामिड की फॉर्म में। ओके, तो वो हम देखते हैं, या वो 3 ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है। तो नंबर 1 जो पॉपुलेशन हमारे सामने निकल के आती है, पहले मैं इसको पूरा कवर अप कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो पिरामिड्स हैं ये 3 क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली जो क्लास ऊपर जो रिप्रेजेंट करती है दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को क्रॉस कर चुके हैं। ओके, बीच वाली हमारी जो क्लास है वो है रिप्रोडक्टिव, जो कि अभी एक्टिवली रिप्रोडक्टिव है, और इसके नीचे है प्री रिप्रोडक्टिव, जो कि अब रिप्रोडक्टिव आगे चल के हो जाएगी। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 3 तरीके की पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया है। सबसे पहली पॉपुलेशन है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में जो आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज है या प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का एक अलग से वो है, क्या कहते हैं, जो लोग हैं यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में ये रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से ज़्यादा है ना। तो इस तरीके की पॉपुलेशन को हम कहते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। फिर दूसरी हमारे सामने निकल के आ जाती है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन में जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। फिर आ जाती है हमारे पास थर्ड जो हमारा पिरामिड निकल के आता है, इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। डिमिनिशिंग पॉपुलेशन में क्या होता है कि जो हमारी प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से कम होती है, तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ ऐसा मतलब बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। अगर आ जाता है तो डू थैंक मी। ये हमारा पिरामिड शेप है, ये हमारा बेल शेप है, ये हमारा एकॉन शेप है। ठीक है, तो ये हमको शेप्स अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने निकल के चला आता है, और वो है हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कहीं से कुछ भी छूट जाएगा, लेकिन इससे ये टॉपिक नहीं छूटेगा और यहाँ से क्वेश्चन आना बंद नहीं होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ का टॉपिक, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन है तो ग्रो भी करेगी। पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए होगा। मतलब कि अगर किसी पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ हो रही है तो कब तक होगी, कितनी होगी। अच्छी बात है कि अभी सब पढ़ रहे हो, प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा, कोई ना कोई तो इसका फाइनल बैरियर आएगा। तो वहीं पे पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल में जो चेंज है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पे 2 मॉडल्स दिए गए हैं, या हम ये कह लें ग्रोथ को 2 तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। पहली ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मोर और लेस हाइपोथेटिकल है, मतलब ये ग्रोथ ये बताने के लिए कहा गया है कि इस ग्रोथ मॉडल में ये कहा गया है कि अगर एक डेफिनेट पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर एक डेफिनेट पॉपुलेशन है और उसमें ग्रोथ शुरू होती है, तो अगर न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है
तो ये पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मतलब है 2 टू द पावर n की पावर, मतलब लगातार पावर 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 ये ग्रो करती चली जाएगी एक्सपोनेंशियली, डबल ट्रिपल ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। इस पे कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन अनलिमिटेड है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये कहा जाता है। तो बेसिकली इसका जो मतलब मेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोस्टुलेट है वो यही है, नो लिमिटेशन ऑन ग्रोथ। ग्रोथ में कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान जो है वो 1000 किलो का हो गया, ऐसा नहीं है। ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे नंबर से, ओके। ज़्यादातर पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम जितने भी ग्रोथ फैक्टर यूज़ करते हैं, ग्रोथ टर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ का मतलब होता है नंबर से, कि नंबर कितने ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो नंबर जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, या हम ये कह लें एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, है ना। और इसको डिफाइन करने के लिए जो मतलब फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, dn/dt, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन में रेट चेंजेस हैं इक्वल्स टू rn। r जो है ये हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होता है। इंट्रिंसिक रेट के किस रेट से जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो रही है। और इस छोटे से फॉर्मूले से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन सामने निकल के आते हैं। तो dn/dt इक्वल्स टू rn। n जो है वो हमारा पॉपुलेशन का साइज है, ठीक है। dn/dt ये है कि छोटे से समय में इस पॉपुलेशन के साइज में कितना बदलाव हो रहा है। तो dn/dt इज इक्वल्स टू rn। ये हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला है जो हमारे सामने निकल के आता है, ठीक है। और ये होता है एक ओपन पॉपुलेशन के लिए। अगर हम एक क्लोज्ड पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि अगर हम छोटे से एरिया में एक क्लोज्ड पॉपुलेशन की बात करें, क्लोज्ड पॉपुलेशन का मतलब जहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा, वहीं पे पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तब ये जो आर का डेफिनेशन है थोड़ा सा बदल जाता है। तब ये आर की वैल्यू जो है ये बराबर हो जाती है बर्थ माइनस डेथ के, b-d, ओके। तब इसी फॉर्मूले को चेंज कर दिया जाता है dn/dt क्लोज्ड पॉपुलेशन। ही मैंने ऐड कर दिया क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में क्लोज्ड पॉपुलेशन लिखा हुआ आ गया तो आप वहां पे इस फॉर्मूले से भी उसको सॉल्व कर सकते हो, dn/dt इक्वल्स टू b-d/n, ओके। तो इस फॉर्मूले से भी आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं, है ना। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ आपको किस तरीके का देखने को मिलता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ की जो बात है वो खास बात होती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ है वो जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है और हमारी वाई एक्सिस पे हमारी पॉपुलेशन का साइज होता है, ठीक है। और अगर हम इसको सीधा करना चाहें या स्ट्रेट लीनियर करना चाहें तो हम इसकी लॉग वैल्यूज लेते हैं ln n, और इस तरफ हम टाइम कंसीडर करते हैं, और फिर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ हमको इस तरीके से मिलता है, लीनियर, ओके। इतना ही नहीं, हम भाई अभी क्या होता है कि यहाँ पे दिक्कत क्या थी, ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है dn/dt इक्वल्स टू rn, इस फॉर्मूले से अगर आपसे कोई कहे कि बेटा पॉपुलेशन साइज निकाल दो या पॉपुलेशन साइज बता दो, तो आपके लिए वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है। आप यहाँ से पॉपुलेशन साइज को नहीं बता सकते, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज बताने के लिए इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट किया गया, इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म को यूज किया गया, और वो हमारे सामने कुछ यूँ निकल के आती है, nt इक्वल्स टू n0 ERT, ओके। ये हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म है जो कि यूज करी गई, क्योंकि हम प्रीवियस फॉर्मूले से जो पॉपुलेशन के साइज है उसको नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। तो फिर भी अगर ये भी आपको कठिन लगता है तो आप इसको दूसरी तरीके से यूज कर सकते हो, ln nt माइनस ln n0 इक्वल्स टू RT, ओके। तो ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपको पॉपुलेशन इनिशियल या फाइनल कोई भी पता करनी है और आपके पास रेट और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसको आप लिख लो और आपके हमेशा काम आने वाले हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया टाइम आपका, मतलब ये तो हो गया, आपको एक चीज निकल के आ गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि पहला मॉडल, ठीक है। दूसरा मॉडल आपके सामने निकल के आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। जो दूसरा मॉडल मेरे सामने निकल के आता है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ।
लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो आपका सच्चाई से आपको वाकिफ कराता है कि बेटा हर चीज़ इतनी मीठी खीर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड मतलब रिसोर्सेस हैं और तुम बढ़ते चले जा रहे हो, ग्रो करते चले जा रहे हो, डिवाइड करते चले जा रहे हो। ऐसा नहीं है। लॉजिस्टिक ग्रोथ ये कहती है कि नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं एक पॉपुलेशन में, ठीक है, वो सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक ही ग्रो करेंगे। मतलब वो सिर्फ एक उतनी लिमिट तक ग्रो करेंगे जहां तक जिस एरिया में वो रह रहे हैं, जिस रीजन में वो रह रहे हैं, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, वो हैबिटेट बेयर कर सके। उसकी एक बेयरिंग कैपेसिटी होती है, एक फाइनल बेयरिंग कैपेसिटी होती है, और उस बेयरिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी। और इस कैरिंग कैपेसिटी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर आप एक सोचिए, आप एक कमरे में बंद हैं, ठीक है, वैसा वाला गाना नहीं सोचना है, आप एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे में मैक्सिमम 10 लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो 10 लोग आ सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि मान लीजिए उस कमरे में खाना रखा हुआ है जो कि एक हफ्ते तक चलेगा, सिर्फ तब जब 10 लोग वहां पे रहें। अब अगर वहां पे 100 लोग आ जाएंगे तो वो खाना एक हफ्ते छोड़िए एक दिन में नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस कमरे की एक कैरिंग कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 10 लोगों को ही कैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा वहाँ आ नहीं सकते, वहाँ जगह नहीं है उस रूम में। तो अगर हम इसको बड़े एरिया में कंसिडर करें, एक रीजन में जहाँ पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पे हम माने 10,000 इंडिविजुअल्स ही आ सकते हैं। ओके, अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो वो हैबिटाट, वो रीजन उसको कैरी नहीं कर पाएगा। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि पॉपुलेशन को उससे कम रखा जाए, या हम ये कह लें लॉजिस्टिक ग्रोथ यही कहती है कि कैरिंग कैपेसिटी से जो ग्रोथ है, या जो हमारी जो ग्रोथ हो रही है, वो कैरिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो एरिया जो है उसको कोप अप नहीं कर पाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी के लिए हम ये के जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी के एंट्री के बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ का, कि dn/dt, यानी कि जो चेंज है हमारे रेट्स में पॉपुलेशन के साइज में, वो क्या है, rn k-n/k। ओके, तो ये k-n क्या बताता है, ये k-n हमें ये बताता है कि पॉपुलेशन, यानी जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे पॉपुलेशन का साइज कितना कम है, और k-n/k ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन और इस रीजन में अभी ऐड हो सकता है। मतलब कितना फ्रैक्शन अभी फ्री है जिसमें और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा k-n/k जो है वो बताता है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ को, तो इसका कर्व जो है वो सिग्मोइडल आता है, यानी कि एस शेप्ड, कुछ इस तरीके का। ओके, एस शेप्ड कर्व हमको कुछ देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर जो ये जहाँ पे कर्व फ्लैट होता है, वहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा के या कैरिंग कैपेसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें लेफ्ट साइड में हमारी पॉपुलेशन साइज होता है और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको शेप कैसा मिल रहा है इसका, एस शेप्ड या सिग्मोइडल शेप। अभी हमको पहले कैसा मिला था, जे शेप्ड। ओके, इसको अगर हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी कि dn/dt या रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें पॉपुलेशन साइज के साथ, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये ग्राफ उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ज़्यादा ये फॉर्मूलाज, क्योंकि डायरेक्ट 2 नंबर में CSIR में इन ग्राफ्स को भी पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ग्राफ है dn/dt, जो इसको हम n की उसमें प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ और ऐसे डिमिनिश होता हुआ पता चलता है, जिसमें ये डिमिनिश होता है कैरिंग कैपेसिटी पे। कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये अपने पीक पे या अपने मैक्सिमम पे होता है कब, जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी की आधी हो, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी की आधी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, या जो हमारा पॉपुलेशन है साइज है, वो जब कैरिंग कैपेसिटी का आधा होता है, तो जो हमारा ग्रोथ रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि हमको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। और ये ग्राफ एज इट इज़ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कैरिंग कैपेसिटी से जब आधी पॉपुलेशन साइज होती है तब जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब होगा क्या,
कि ये चीज़ कैसे आ रही है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। मतलब आप ये कहोगे ना कि भाई तुम कैसे किसी को मना कर सकते हो कि नहीं 10,000 लोगों से ज़्यादा नहीं रह सकते। चलो माना खाना अगर 10,000 लोगों के लिए 1 साल का है, ठीक, तो हम उस खाने को 6 महीने में खा लेंगे। लेकिन हम मना कैसे करें कि नहीं तुम और लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, नहीं मना कर सकते, ठीक है। तो नेचर फिर आता है कि रुको, होल्ड माई टी। तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, कंपटीशन, ठीक है। वहां पे एक चीज निकल के आती है, कंपटीशन। ये कंपटीशन क्या है? कंपटीशन ये बताता है कि जब कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर या कैरिंग कैपेसिटी के आसपास पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, तब अपनी स्पीशीज के या किसी दूसरी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें उनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी उस नेचुरल रिसोर्स के लिए कि वो खुद ही उसके आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इस ग्राफ को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ आपको आगे चल के लोटका वोल्ट्रा मॉडल में काम आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा एन है हमारी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और इधर है हमारा ग्रोथ रेट, इधर हमारा ग्रोथ रेट वाई एक्सिस पे। तो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये हमारे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती चली जा रही, करती चली जा रही एक्स एक्सिस पे इस तरफ, ठीक है, ग्रो करती चली जा रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा मतलब ग्रोथ रेट है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो हमारा मतलब पॉपुलेशन साइज है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी के। तो जब कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो हो जाएगा, तो उस वक्त के बाद से जो हमारा ग्रोथ रेट है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये है 0, ये निगेटिव ग्रोथ रेट, और इससे पहले हमारा ग्रोथ रेट था पॉजिटिव। ओके, तो इसके बाद जो हमारा ग्रोथ रेट है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि जो डेथ है वो बढ़ जाएंगी, बर्थ है वो कम हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस के बाद, कैरिंग कैपेसिटी के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये जो अबव के है यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा कि डेथ बहुत ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ये चीज़ हम पे भी लागू होती है, जितने ज़्यादा ह्यूमंस बढ़ जाएंगे एक समय ऐसा आएगा पानी के लिए, खाने के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाई होगी कि एक दूसरे को लोग मारेंगे, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो सारी वहीं रखी रह जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कंपटीशन की मदद से। इसके आगे जो हमारा ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि बर्थ कम हो जाएंगी, डेथ ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से ग्रोथ होने लगेगी। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और समझना है। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोटका वोल्ट्रा मॉडल यानी कि कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। प्लस हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, एनर्जी पार्टीशनिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो आई विल बी वेरी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विद माई वीडियोज़। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ गुरुमंत्र अकेडमी में, आपको पता है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ उस पर, तो आप मुझे वहाँ पे पा सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो यू गाइज नो डेट मैं आपके मेल्स का रिप्लाई करता हूँ, डू लेट मी नो, यू कैन जस्ट मेल मी ऑन biological1116@gmail.com. Okay, thank you so much, we'll meet you in the next class.